हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भाई कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक है? ओके, तो आप सबका स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक की, है ना, और इस टॉपिक का नाम है समास। क्या नाम है? समास, कंपाउंड। ओके, तो समास क्या है, समास के क्या क्या प्रकार है, ऑल डिटेल्स आपके सामने कुछ ही समय में प्रस्तुत होने जा रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक समझेंगे समास है क्या चीज़, है ना, और फिर बात करेंगे उनके प्रकारों के बारे में। ठीक है, देखिए भाई, समास, समास शब्द जो बना है आपका कंप्लीटली दो शब्दों के मेल से बना है। किससे बना है? दो शब्दों के मेल से बना है। सम प्लस आस, सम प्लस आस। देखिए, एक शब्द हमारे पास क्या है? एक शब्द है सर सम, और दूसरा जो है क्या है? आस, राइट। और सम का मतलब क्या है? अब सम का मतलब होता है बेटा संक्षिप्त करना या संक्षिप्त, ठीक है। और आस का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन या फिर शब्द, राइट। अर्थात संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द ही क्या है? समास है। क्या है? समास है, ठीक है। इसी आधार पे आप परिभाषा बना सकते हैं समास शब्द की, ठीक है। अभी हम संक्षिप्त करके दिखाएंगे आपको, ठीक। पहले परिभाषा देख लेते हैं। समास की परिभाषा क्या है भाई? हेलो समास, समास, अरे भाई समास, परिभाषा बताओ अपनी, क्या है आपकी परिभाषा? ठीक है, देखिए आप समास अपनी परिभाषा बता रहा है कि मैं क्या हूँ, ठीक। सर ये कह रहे हैं समास जी, ये यूँ कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, समास जी कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए आप लोग। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, मेल से जो नए सार्थक शब्द, नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा? उसे समास कहते हैं, राइट। उदाहरण देखिए, जैसे कि सिंपल सा उदाहरण है हमारे पास में, राजपुत्र। कौन सा पुत्र? राजपुत्र, ठीक है। अब देखो यहाँ दो पद है हमारे पास में, ये दो शब्द, एक राज है और दूसरा पुत्र है, राइट। तो दो या दो से अधिक शब्द, इससे अधिक भी हो सकते हैं, कुछ जगह उदाहरण आपको आगे दिए जाएंगे, है ना, कि दो शब्द तो होते ही हैं लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं, और उनसे जब नया शब्द बनता है, देखो राजा का पुत्र, तो यहाँ पर आप देखें राजा एक हो गया, का हो गया और पुत्र हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ? एक चीज आपने ये भी देखी कि विभक्ति चिन्ह है का, उसका भी लोप होता है समास में। किसका लोप होता है? विभक्ति चिन्ह का भी लोप हो जाता है। भाई हमको करना क्या है? हमें संक्षेप में लेके आना है, चाहे कितना ही बड़ा शब्द है, उस शब्द को कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम उसे जितना हो सके यथासंभव ये प्रयास रहे कि उसे हम छोटा कर दें। क्या कर दें? छोटा करें, क्योंकि समास का मतलब ये संक्षिप्तीकरण, एब्रीविएशन, एब्रीवेट करना, राइट। तो उसको क्या करना होता है? उस शब्द को, उन समस्त पदों को छोटा करना होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप करना होता है। और समास का वास्तव में प्रयोजन या अभिप्राय भी यही है कि कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ का प्रयोजन निकल पाए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ का प्रयोजन निकल पाए। मतलब
कहते हैं ना गागर में सागर, वो वाली कहानी है, गागर में सागर, यानी कि एक छोटी सी गागर है और उसमें क्या भर दो, सागर, पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, यही क्या है वास्तव में, ये समास है, जहाँ पर संक्षिप्तीकरण को महत्व दिया जाता है, बड़े शब्दों को छोटा किया जाता है। ठीक है ना, जैसे उदाहरण और लेते हैं हम, गगनचुंबी, तो इसको अगर विच्छेद करेंगे तो क्या क्या आएगा, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, गगन चुंबी, और इसका विच्छेद करूंगा यहाँ पे तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो ये कितना पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए, राइट। तो इन पदों को हमने क्या कर दिया, इन पदों को मैंने शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया और एक बना दिया गगनचुंबी। संक्षिप्तीकरण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यही संक्षिप्तीकरण, अब ये क्या है, ये समास हो गया हमारा, समास का एक पद बन गया कंप्लीट ये हमारे पास। ठीक है ना, गगनचुंबी। इसी तरह राजपुत्र है, राजा का पुत्र है, छोटा किया कि नहीं किया, किया। सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि समास का मतलब क्या है, छोटा करना, संक्षिप्त करना, स्टेटमेंट को जितना हो सके उतना छोटा कर देना। ठीक है, ये ओके। अब ये तो बात हो गई समास के परिभाषा की, समास ने बताया आपको कि ये मेरी परिभाषा, ये मेरे उदाहरण है। अब इसी के साथ और कुछ देखेंगे, समस्त पद क्या होते हैं, सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मिटा दूँ इसे। देखिए, समस्त पद, यह इसको बोलते हैं अपन सामासिक पद। ठीक है, क्या होता है समस्त पद या सामासिक पद या सामासिक शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, समास के जो नियम है, उन नियमों से मिलकर बना जो शब्द होता है या जो पद होता है, उनको बोलते हैं हम समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है ना, किसको बोलते हैं, समास के नियमों से। परिभाषा लिखूंगा मैं यहाँ पे कि समास के नियमों से, समास के नियमों से बना, नियमों से बना शब्द या पद, शब्द या पद सामासिक, सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। ठीक है ना, कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं अपन, प्रतिदिन, क्या देख लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, प्रतिदिन। तो देखो भैया, समास का नियम लागू है कि नहीं, इसमें है, दो शब्दों का मेल है हमारा समास, राइट। तो दो शब्द कौन कौन से, इसको अलग करते हैं अपन, प्रति और फिर क्या निकल के आएगा, दिन। तो दो शब्द है, एक ये है और एक ये है, ऑलराइट। और दोनों से मिलकर बन गया क्या, प्रतिदिन। तो दो शब्दों के मेल को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं, राइट। तो समास का नियम लगा कि नहीं, इसमें लगा। और समास के नियम से जो पद बना है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे सामासिक पद। क्या बोलेंगे, सामासिक पद या समस्त पद। ये समस्त पद हो गया, अलग अलग का एक कंबाइन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये समस्त पद को ही क्या बोलते हैं हम, सामासिक पद कहते हैं, राइट। अब इसके बाद समास विग्रह क्या होता है। ठीक, देखिए, समास विग्रह, समास विग्रह, देखो भाई, जो समस्त पद होते हैं, जो समस्त पद जो बना था हमारा, सामासिक नियमों को ध्यान में रखकर हमने बनाया उसको, राइट। अब ये जो समस्त पद है, इसको अलग अलग पदों में विभक्त कर देने की जो प्रक्रिया होती है, अलग अलग पदों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं क्या, समास विग्रह। ठीक है, तो यही बात लिखेंगे हम लोग, है ना, कि समस्त पद, या फिर कह सकते हैं आप लोग वही परिभाषा के तौर पर, सामासिक नियमों से बना हुआ जो पद था, उसको अलग अलग पदों
में विभक्त करने की जो प्रक्रिया है, बांटने की जो प्रक्रिया है, अलग अलग पदों में बांटने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समास विग्रह कहेंगे, राइट? ओके। तो समस्त पद को अलग अलग पदों में विभक्त करने की प्रक्रिया, विभक्त करने की प्रक्रिया, अलग अलग पदों में विभक्त करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं, राइट? ओके। उदाहरण देखिएगा, यहां उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे कि उदाहरण देते हैं अपन, चिड़ी मार, राइट? अब इसको, ये कंप्लीट हमारा क्या है? समस्त पद है ये तो। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, राइट? इसको अलग करते हैं। देखो, चिड़ी को मारने वाला, क्या बोलेंगे? चिड़ी मार के लिए क्या निकालेंगे अलग अलग? चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला क्या बुलाएगा? चिड़ी मार। तो देखो, समस्त पदों को क्या कर दिया हमने? अलग अलग कर दिया। चिड़ी अलग कर दिया, विभक्ति चिन्ह भी लेके आ गए, मारना शब्द अलग कर दिया, वाला अलग कर दिया, तो सारे पद अलग अलग हो गए। और जब सारे पद अलग अलग हो जाते हैं तो ये हो जाता है क्या? समास का विग्रह। तोड़ देना उसको, अलग अलग पदों में विभक्त कर देना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है, राइट? ओके। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक की, यानी कि टॉपिक तो यही है, लेकिन वास्तव में पदों की प्रधानता के आधार पर हम समास देखेंगे। और उससे पहले समास है कितने, और फिर उनके पदों की प्रधानता के आधार पर उनको किस किस रूप में विभक्त किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे, राइट? मिटा दूं भाई इसको? ओके। समास के भेद, राइट? देखो भाई, नंबर 1 है हमारे पास में, कौन सा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 है हमारे पास तत्पुरुष समास। 1 मिनट। तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय समास, उसके बाद द्विगु समास, फिर 5वां हमारे पास द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, राइट? तो ये हमारे पास 6 समास हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना? तो ये समास के भेद हो गए, ठीक? अब हमारे जो समास होते हैं, इन समासों में क्या होता है? पदों की प्रधानता होती है। कौन सा पद मुख्य है और कौन सा पद गौण होता है, और उस मुख्य पद के आधार पर उसको बेस बना के हम लोग समास को फाइंड आउट भी करते हैं, ठीक है ना? तो वो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक? तो हम जानते हैं कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है? तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार या भेद, ठीक है? देखिए, अब पदों की प्रधानता में मैं आपको बताऊं कि जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास, यही बता रहा हूँ इसी में आपको मैं, ठीक है? इसमें हमारा जो है पहला पद जो है प्रधान होता है। कौन सा पद? पहला पद प्रधान।
भैया दो तरह के पद हैं यहाँ पे हमारे पास में, एक पूर्व पद होता है, पूर्व का मतलब पहला पद, और उत्तर पद मतलब बाद का या सेकंड पद, ठीक है ना। तो कौन सा पहला और कौन सा दूसरा, किसके लिए पहला इंपॉर्टेंट होगा, किसके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट होगा। अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें जो पहला पद जो होता है, कौन सा पद, पहला पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, और पहला पद क्या होता है, अव्यय भी होता है, राइट। तो वहाँ पे होता है हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक। इसके बाद दूसरा तत्पुरुष समास जो है हमारा, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा पद यानी कि इधर लिख सकते हैं आप उत्तर पद, उत्तर पद, है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग पूर्व पद, पहला पद बोल दो या पूर्व पद बोल दो, ठीक है। दूसरा पद कर्मधारय समास जो होता है इसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, दूसरा पद ही प्रधान होता है, ठीक है, ओके सर। द्विगु समास जो होता है, द्विगु, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान हो जाता है, राइट। द्वंद्व जो होता है इसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, ठीक है ना। पहला भी प्रधान होता है, दूसरा भी प्रधान होता है, राइट। दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है इसमें, ठीक है ना, ओके। अगला है हमारे पास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा होता है, लेकिन जो इन दोनों पदों से मिलकर तीसरा पद जो बनता है, नया पद जो बनता है दो पदों से मिलकर, है ना, वो प्रधान होता है ना। तो तीसरा पद प्रधान होता है, कौन सा, तीसरा। तो यहाँ लिखेंगे हम पहला और दूसरा दोनों अप्रधान, पहला और दूसरा दोनों अप्रधान, तो फिर क्या प्रधान, तो सर तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान जो दोनों पदों से मिलकर बनेगा, राइट। अभी सबके उदाहरण देखेंगे अलग अलग हम लोग, है ना, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, ठीक, ओके। तो तीसरा पद प्रधान हो गया हमारा ये बहुब्रीहि समास में। तो ये हो गया पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, राइट। अब बात करेंगे हम पहले समास की, कि भाई जो अव्ययी भाव समास है उसको कैसे फाइंड आउट करें, उसमें कैसे शब्द आते हैं जिससे उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो अब बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, है ना, और उस पर आपको कॉन्सेप्ट बिठाना है कि भाई कैसे हम अव्ययी भाव समास को अन्य समासों से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, समास के कुछ उदाहरण देखते हैं हम। पहले परिभाषा बताता हूँ आपको कि क्या परिभाषा है इसकी, परिभाषा सुन लीजिए अव्ययी भाव समास की। ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान या अव्यय, अव्यय के बारे में पढ़ा है आपने पिछली क्लासों में, ठीक है ना, वही अविकारी, ठीक है ना, हाँ, जिनमें कोई व्यय ना हो, राइट। तो ऐसा समास जिसका पहला पद कैसा हो, प्रधान हो और अव्यय हो, वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि प्रतिदिन, हाँ, कुछ शाब्दिक हैं शब्द भी हमारे पास में जो पहचान के लिए है, उनको भी मैं अभी बताता हूँ, जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, मैं बताता हूँ आपको। देखिए अव्ययी भाव समास, वैसे तो आपको नाम में ही क्लियरिटी आ रही होगी कि अव्ययी भाव समास वास्तव में है क्या, ठीक है। लिखा हुआ है उसके शब्द में अव्यय, अव्यय से बनता है, ये किससे बनता है, अव्यय से, और अव्यय को आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय या फिर और प्रधान भी हो, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखें, जिस समास का पहला पद
अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ओके, राइट। पहचान क्या है इस समास की, है ना? देखो पहचान इसकी क्या है, इसके पहले पद में अनु आएगा, प्रति आएगा, आ आएगा, यथा आएगा, प्रति आएगा, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये शब्द जो आएंगे वो हमेशा पहले पद में ही आएंगे। इसीलिए क्योंकि ये जो पद है ये अव्यय है। कैसे है? अव्यय है। इसीलिए इनसे बना समस्त पद जो बनेगा वो अव्ययी बनेगा। उसमें कौन से भाव उत्पन्न होने वाले हैं? अव्ययी भाव उत्पन्न होने वाले हैं, ठीक है ना? इसलिए उनको कहेंगे हम अव्ययी भाव समास। क्या कहेंगे उनको? अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए देखिए उदाहरण बहुत सारे हमारे पास में, समस्त पद और विग्रह। ऐसा ही समस्त पद यहाँ पर है, ठीक है ना, समस्त पद, और इधर लिखेंगे हम क्या? विग्रह। ओके, देखिए जैसे कि आजन्म, एक शब्द हमारे पास आया, क्या? आजन्म, है ना? तो इसका मतलब देखो, सबसे पहला जो हमारा पहचान चिन्ह है आ, वो आया कि नहीं आया? यहाँ पर आया, राइट। इससे ही पहचान मिल जाती है। कई बार ये शब्द नहीं आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पहला पद जो प्रधान होगा वो किसका होगा? वो अव्ययी भाव समास का होगा। उससे भी हमें पहचान मिल जाती है, ठीक है। देखो भाई, आजन्म का मतलब इसको विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? मतलब मैं जैसे उदाहरण देके बताता हूँ आपको, मैं आजन्म आपकी सेवा करूँगा। आजन्म आपकी सेवा करूँगा मतलब मरते दम तक, जब तक मर ना जाऊँ तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? मरण तक। आजन्म मतलब मरण तक, राइट। मरण तक, ठीक, मरण तक हो जाएगा। पहचान हमको इससे यहाँ से मिल गई, राइट। हाथों हाथ, हाथों हाथ का मतलब होगा भैया विच्छेद में, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, ठीक है, ये विच्छेद हो गया, हाथ ही हाथ में। तो ये भी हमारा कौन सा पद है? हाथों हाथ वाला पद कंप्लीट बन जाता है और अव्ययी भाव समास आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारा पहला पद जो है ना वो क्या है? वो प्रधानता दिखा रहा है। यानी कि कोई काम कैसे किया जाएगा? तुरंत किया जाएगा, फटाफट किया जाएगा, ऑन द स्पॉट किया जाएगा। ये काम हाथों हाथ करो यानी कि तुरंत करो, राइट। तो हाथ ही हाथ में मतलब फटाफट एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, इस तरह से, राइट। तो हाथ ही हाथ में। यथा समय, इसका विच्छेद होगा बेटा समय के अनुसार, समय के अनुसार, यथा समय मतलब समय के अनुसार, राइट। तो यथा हमारा पहचान चिन्ह आया कि नहीं आया? आया, आया सर, आया। समय के अनुसार, प्रत्येक, तो भैया इसको अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा? एक एक, और एक एक कब मिलकर बन जाता है क्या? प्रत्येक। संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लिखोगे आप प्रति प्लस एक, वर्णों का मेल नहीं है, शब्दों का मेल है, ठीक है ना। तो एक एक मिलकर क्या बनेगा? प्रत्येक, राइट। ओके, तो प्रति शब्द आया कि नहीं हमारा? प्रति, ये देखो पहचान चिन्ह आया है, राइट। यथाशीघ्र, यथा का मतलब क्या होगा और शीघ्र का मतलब क्या? जल्दी, है ना, जितना जल्दी हो सके। यथाशीघ्र का मतलब क्या होगा? जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं जितना शीघ्र हो सके, ये विच्छेद हो जाएगा, जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके, ठीक। भरपेट, पेट भर के, देखो ये आया हुआ है, ये यथा आया हुआ है, तो पेट भर के, पेट भर के। कोई खाना कैसे खा रहा है? पेट भर के खा रहा है सर, ठीक है, ओके। तो भाई कुछ समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिएगा और विच्छेद करते हैं हम लोग। आमरण, है ना, आमरण अनशन, आपने नाम सुना होगा आमरण का, है ना, यानी कि वही मरण तक, ठीक है, मरण तक। आमरण मतलब मरण, जब तक नहीं मर जाता हूँ,
तब तक, मरण तक। यथाशक्ति, यथाशक्ति में हम करेंगे क्या, शक्ति के अनुसार, है ना। शब्द मिल रहे होंगे ना आपको, देखो ये आ पहचान मिल रही है, ये यथा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब क्या, रोज रोज, दिन और दिन, प्रतिदिन, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दिन और फिर दिन, मतलब दिन और दिन से क्या बन गया, प्रतिदिन बन गया। ठीक। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक का मतलब क्या, पाद, पांव से लेकर मस्तिष्क तक, है ना। तो पाद से मस्तक या मस्तिष्क तक, पाद से मतलब पांव से मस्तक तक, इसको बोलते हैं आपाद मस्तक। शब्द है हमारा पहचान चिन्ह, राइट। बेलाग मतलब बिना लाग के, जैसे बोलते हैं ना लाग लपेट, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, लाग लपेट वाला नहीं है, मतलब बेलाग है, ठीक है ना। तो बिना लाग के, बिना लाग के, बिना लाग के, राइट। प्रत्युपकार, उपकार के प्रति, क्या आएगा, उपकार के प्रति। ऐसे विच्छेद करना आपको, विग्रह करना मालूम होना चाहिए, उपकार के प्रति, राइट। ओके। उपकुल, तो यहां आएगा कुल के समीप। उपकुल का मतलब क्या, कुल के समीप। जैसे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के समीप कौन रहता है, उपराष्ट्रपति, राइट। ऐसे कुल की समीप नहीं, कुल के समीप, राइट। आजानुबाहु, तो जानू से लेकर बाहु तक, जानू मतलब घुटना, ठीक है ना। तो घुटने से लेकर बाहु तक, उसको बोलते हैं आजानुबाहु, आजानुबाहु, ठीक है ना। तो लिखूंगा मैं जानू से लेकर, जानू से बाहु तक। जानू का मतलब लिखना है आपको घुटना तक, है ना। जानू का मतलब बाहु, घुटना, ठीक। और आर्म मतलब भुजा, बाहु तक, ठीक। और उदाहरण लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिए और देखते हैं उदाहरण। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये जो आजन्म लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है जन्म से लेकर। विच्छेद क्या होगा, विग्रह क्या होगा, जन्म से लेकर। जो हमने पहली स्लाइड में जो फर्स्ट वाला वर्ड दिखा था उसको करेक्ट करना, विग्रह में जन्म से लेकर, वहाँ लिख दिया था हम लोगों ने मरण तक। तो वास्तव में विच्छेद क्या है इसका, जन्म से लेकर, है ना। थोड़ा सा मिस हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, सही कर लेना आप लोग उसके, ओके, सॉरी। आजन्म, जन्म से लेकर, ओके। अगला देखिए यहाँ से, दर हकीकत, इसका विग्रह कैसे होगा, हकीकत में क्या होगा इसका विग्रह, हकीकत में। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको दो तरह से फाइंड आउट करना है चीज़ों को, या तो पहला पद प्रधान से समझें आप, या फिर अव्यय। पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, उसके हिसाब से हमको पता लगाना है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है भी या नहीं, ठीक है, ओके। देखो भाई, दर हकीकत, प्रति क्षण, है ना। तो प्रति क्षण का मतलब क्या आ जाएगा, हर क्षण। प्रति क्षण का तोड़ेंगे तो क्या आएगा, हर क्षण, राइट। प्रतिपल, तो इसको फिर तोड़ते हैं, हर पल। प्रतिपल मतलब हर पल। आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका पहचान चिन्ह, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। यावत जीवन, यावत जीवन, यावत जीवन, इसका मतलब क्या, जब तक जीवन है तब तक की बात है, यावत जीवन। यावत का मतलब ही जीवन है, ठीक है ना, यावत जीवन। तो जब तक यावत है या जीवन है, जब तक जीवन है उसको बोलते हैं यावत जीवन, जब तक जीवन है, ठीक है। और प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि
कैसा टूटेगा ये? ध्वनि की ध्वनि, ध्वनि की ध्वनि। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा, आशा के बदले आशा, ठीक है, आशा के बदले आशा, प्रत्याशा। नीरव, नीरव का मतलब होता है रव रहित, और रव का मतलब होता है बेटा ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। और इधर रखेंगे क्या? रहित, यानी ऐसी कोई चीज जो ध्वनि से रहित हो, उसको बोलते हैं नीरव। राइट, राइट, रव रहित। सेवार्थ, सेवा के अर्थ, सेवा के अर्थ, इसका मतलब क्या होगा? सेवा के अर्थ, सेवार्थ। तो लिख देंगे हम लोग सेवा के अर्थ में या सेवा के अर्थ, तो सेवार्थ हो जाएगा। ठीक है ना। हर जगह मैं बताऊं आपको कि पहला पद प्रधान है। जैसे मैं बताऊं हकीकत में, दर हकीकत, तो यहाँ पे आप यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले इस पहले पद में, तो मेन चीज़ क्या है इसमें? हकीकत ही है भाई। राइट, उससे मालूम पड़ रहा है कोई चीज़ कैसे है तो हकीकत में है ना। अब यहाँ पे देखो क्षण, पता नहीं कौन से क्षण, लेकिन हर क्षण की बात आ गई, तो एक शब्द में क्वालिटी आ गई, निखार आ गया, पता चल गया कि कौन से क्षण की बात हो रही, तो हर क्षण की बात हो रही, तो उस हर से हमें प्रधानता मालूम पड़ रही है। राइट, प्रधानता। प्रतिपल, हर पल, यावत जीवन, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यावत जीवन। राइट। प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, है ना। तो ये प्रति शब्द से ही पहचान में आ रहा होगा आपको, है ना। ये जब तक है, जीवन भर, जब तक, कब तक, ये सब शब्द कहाँ आते हैं? ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक है, पहचान चिन्ह एक तरह के। ध्वनि की ध्वनि, आशा के बदले आशा, देखो ये कॉमन शब्द है एक तरह के, आशा, आशा आ रही है, उसके बदले आशा, तो ये यहाँ पे देखो प्रति शब्द आ रहा है कि नहीं? आपका पहचान चिन्ह आ रहा है। पहला पद प्रधान है या फिर अव्यय है, बस। या तो इधर से तोड़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा विग्रह करने से, या फिर डायरेक्ट पता लग जाता है। प्रति शब्द आ जाता है, हर आ जाता है, यथा आ जाता है, आ जाता है, अनु आ जाता है ना, प्रति आ जाता है, ये तमाम शब्द आएंगे। ठीक है, तो आशा के बदले आशा। नीरव, रव, अब देखो पहला पद प्रधान है कि नहीं है? रव मतलब ध्वनि, किसके रहित भाई? ध्वनि के रहित। अब ध्वनि नहीं है तो फिर प्रधानता कहाँ से आएगी? ठीक है ना। तो पहला पद क्या है? प्रधान है। तो रव मतलब ध्वनि के, ध्वनि रहित, नीरव। सेवार्थ, अब देखो का अर्थ, किसका अर्थ? यहाँ से हमें क्लियरिटी नहीं आ रही है, अर्थ की प्रधानता नहीं है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही सेवा शब्द जोड़ेंगे तो वाक्य जम जाएगा कि सेवा के अर्थ में बात हो रही है। राइट, तो पहला पद क्या होता है? पता बता देता है कि मैं अव्ययी भाव समास ही हूँ। ठीक है, ओके। सेवा के अर्थ में लूटम, लूट, लूट के बाद लूट, मतलब एक बार लूट हो गई फिर बाद में फिर हो गई, है ना। लूट के बाद बोलते हैं ना, लूटम लूट मची है, लूट के बाद लूट हो रही है ना। तो लूट के बाद लूट, के बाद लूट, लूट के बाद लूट। ठीक, ओके। आगे देखिए, अनुकूल में बात कर लेते हैं हम लोग। अनुकूल, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कुल के अनुसार या कुल के अनुरूप। ठीक है ना, कुल के अनुसार। कैसे टूटेगा? कुल के अनुसार। ये के अनुसार में जो आता है ना, ये भी कहाँ पे आता है भाई? ये भी आपके अव्ययी भाव समास में आता है ना। अनुरूप, रूप के योग्य या रूप के अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। क्या हो गया? आकंठ, आ लगाए मतलब तक, कहाँ तक? कंठ तक। ठीक है ना, पहचान चिन्ह भी है हमारे भैया, है कि नहीं है? यस सर। तो क्या लिखेंगे? कंठ, कंठ तक। आकंठ मतलब कंठ तक। आजन्म बता ही दिया है, जन्म से लेकर। आजीवन मतलब जीवन भर। भर शब्द आया था कि नहीं आया था पहचान के लिए? और ये आया कि नहीं आया? आया सर। बस, तो अव्ययी भाव समास है हमारा। ठीक है। अभूतपूर्व, जो भूत में ना हुआ हो उसको बोलते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व, है ना। जो
पहले या कैसे कह सकते हैं भूत, जो पहले या भूत में ना हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले भूत में, अगर मान लो पहला या पहला पद जो है वो भूत या पहला है, ठीक है, इसको हटा के पढ़ें इसको तो में ना हुआ हो। भाई किस में ना हुआ हो पता तो वहीं चलेगा कि भूत में ना हुआ हो। तो भूत से हमें अर्थ प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, इसलिए पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। समझ गए? ठीक है, जो पहले या भूत में ना हुआ हो। अनजाने, बिना जाने हुए, बिना जाने डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिना जाने। कोई काम कैसे हुआ है? अनजाने में हुआ है, मतलब बिना जाने, जानकारी नहीं थी। ठीक है ना, तो बिना जाने। और अनुगुण, तो क्या करेंगे? गुण के योग्य, इसका विग्रह कैसे होगा? गुण के योग्य। किसी में कैसा गुण है? तो उसके समान गुण है, मतलब अनुगुण है, गुण के योग्य है, उसके बराबर या उसके समान गुण है, गुण के योग्य। ठीक है। आजानू, आजानू, जानू मतलब क्या अभी बताया मैंने आपको, यहाँ जानू का मतलब वो जानू नहीं है भाई। ठीक है ना, यहाँ जानू का मतलब घुटना है। क्या है? घुटना है ना। और आ लग जाता है तो क्या हो जाता है? तक, मतलब जानू तक। जानू तक मतलब घुटने तक की बात हो रही है। किसी के बाल कहाँ तक लंबे? आ जानू, घुटने तक लंबे है। ठीक है, हाँ। तो जानू तक क्या लिख दूं यहाँ पर मैं? जानू तक। आप लिख सकते हैं घुटने तक, राइट। और उदाहरण दे रहा हूँ अभी आपको मैं, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास में। ठीक है, आप तो बस कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो तब तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं आगे बात। देखिए भाई, अगला देखते हैं अकारण। और अकारण को लेंगे हम किससे? तोड़ेंगे तो बिना कारण के। अकारण दंड दिया गया, मतलब बिना कारण के दंड दिया गया, राइट। अकारण मतलब क्या लिखेंगे? बिना कारण। अकारण का विग्रह होगा बिना कारण, बिना कारण, राइट, बिना कारण। अनुसार, जैसा सार है वैसा, जैसा सार है वैसा विग्रह होगा इसका। ठीक है, जैसा सार है वैसा, है ना, या सार के अनुसार भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप देखें आ लगा हुआ है, अनु लगा हुआ है, उप लगा हुआ है, ये पहचान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपको दे रहे हैं ना, राइट। उपग्रह, उपग्रह को लिखेंगे हम ग्रह के निकट। उप का मतलब समीप या निकट, तो ग्रह, ग्रह के निकट, ग्रह के निकट, यह हो गया उपग्रह। ठीक। खंड, खंड, खंड के बाद खंड, खंड के बाद खंड, खंड के बाद खंड क्या हो जाएगा? खंड, खंड कर दिया, एक खंड करा फिर और खंड कर दिए, तो खंड के बाद खंड। गली, गली, तो हर गली, गली गली से क्या बना देंगे? हर गली बना देंगे। गली गली में शोर है, तो ऐसा भी कह सकते हैं हर गली में शोर है। ठीक है। गांव, गांव, और उदाहरण ले सकते हैं अपन यहीं से। गांव, गांव, हर गांव, घर, घर, हर घर, ये सब उदाहरण अव्ययी भाव समास के ही हैं। ठीक है। निडर, डर रहित, डर रहित। निसंदेह, संदेह रहित, संदेह रहित। भैया यहाँ पहला पद प्रधान है, देखो आप, रहित किसके रहित? तो उत्तर मिलेगा संदेह रहित। तो इससे पता लग रहा है ना पहला पद प्रधान है। किससे रहित? डर रहित है। गली, कौन सी गली? हर गली। उत्तर यहाँ छिपा है बेटा, कहाँ छिपा है? इसलिए पहला पद क्या है? इसलिए पहला पद प्रधान है। के बाद खंड, किसके बाद खंड? अरे भाई खंड के बाद खंड, किसके निकट? ग्रह के निकट, तो उत्तर ही यहाँ छिपा है, इसलिए पहला पद क्या है? प्रधान है, और इसलिए अव्ययी भाव समास है। ठीक है। जैसा सार है वैसा, कैसा? तो जैसा सार है वैसा, उत्तर पहले पद में छिपा हुआ है। ठीक है, ओके। दिनानुदिन, दिन और प्रतिदिन, राइट। क्या टूटेगा?
दिन और प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिनानुदिन, दिनानुदिन, दिन और प्रतिदिन। आया प्रति आपका? आया सर, आया। बिना विवाद के, बिना विवाद के, बिना विवाद के, निर्विवाद मतलब बिना विवाद के। ठीक है भाई, ओके। आगे देखिए परोक्ष, है ना। परोक्ष में लिखा है अक्षी, अक्षी मतलब हमारी आंख, जो चीज आंख के परे हो उसको बोलते हैं परोक्ष। तो अक्षी से परे, अक्षी मतलब आंख, है ना। तो लिखेंगे यहां, तोड़ेंगे तो इसको अक्षी, अक्षी से परे, परोक्ष मतलब परे, किससे परे? आंख से परे, अक्षी से परे। प्रत्यक्ष आंख के आगे, प्रत्यक्ष यहां पे सामने खड़ा है, मतलब आंख के आगे, ठीक है ना। अक्षी के आगे, सॉरी, अक्षी के आगे, प्रत्यक्ष को बोलते हैं अक्षी मतलब आंख के आगे, जो काम प्रत्यक्ष हुआ है। एक अप्रत्यक्ष होता है और एक प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यंग हम बोलेंगे हर अंग की बात हो रही है भाई, हर अंग की बात हो रही है। प्रत्यंग कौन सा अंग? हर अंग। उत्तर मिल रहा है? हाँ, किसके आगे? अक्षी के आगे। तो उत्तर जहाँ मिल रहा है ना, वही पहला पद है और वही प्रधान है, इसीलिए तो बोलते हैं पहला पद प्रधान होता है। किसमें? अव्ययी भाव समास में, ठीक है। बीचों बीच तो मतलब ठीक बीच में, ठीक बीच में, ठीक बीच में, राइट। बखूबी, खूबी के साथ, आपने बखूबी ये काम किया, मतलब खूबी के साथ, खूबी के साथ, किसके साथ? खूबी के साथ। पहला पद प्रधान है या नहीं है? है ना। बीच में, किसके बीच में? ठीक बीच में, ठीक है। बेरहम, बिना रहम के या रहम के बिना, रहम के बिना, उसको बोलते हैं बेरहम, जिसमें रहम ना हो। तो किसके बिना? रहम के बिना। उत्तर छिपा है पहले पद में, राइट। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, यथाक्रम, ठीक है। यथा हमारा पहचान चिन्ह है ही सही, ठीक है, के अनुसार से ही पहचान सकते हैं आप, ठीक। समक्ष, समक्ष मतलब अक्षी, वही मक्ष, मक्ष में छुपा है अक्ष, ठीक है। तो अक्षी के सामने, अक्षी मतलब आंख के सामने, मेरे समक्ष ऐसा हुआ है मतलब मेरी आंख के सामने ऐसा हुआ है, राइट, ओके। तो समक्ष मतलब अक्षी, अक्षी के सामने, अक्षी मतलब आंख, ओके। सरासर, सर ये तो सरासर झूठ है, मतलब एकदम से झूठ है। सरासर मतलब क्या हो जाएगा? तोड़ेंगे तो एकदम से, एकदम से, एकदम से, सरासर मतलब एकदम से, ठीक है। रातों रात, भाई रात ही रात में हो गया कोई काम, रात ही रात में, पता नहीं कितना लंबा रोड बन गया, पता नहीं क्या हो गया भाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का सेशन? अव्ययी भाव समास याद हुआ या नहीं हुआ आपको? हो गया होगा, ठीक है। और भैया नहीं हुआ है, कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए और फरमाइए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। उम्मीद है दिक्कत तो समाप्त हो ही गई होगी, है ना। आगे फिर देखेंगे तत्पुरुष समास। इतना ही ठीक है आज के लिए, और विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से। मिलते हैं कल के नेक्स्ट एपिसोड में तत्पुरुष समास के साथ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू, शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।